हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप पढ़ रहे हो कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा उसका एक डायपोल मोमेंट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का एक चारों तरफ उसका जो फील्ड होता है उसके फील्ड को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हम जैसे ये डायपोल है तो उसकी एक्सियल पोजीशन, ये जो एक्सियल पोजीशन है, हम इस एक्सियल पोजीशन पे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं और इसकी ट्रांसवर्स पोजीशन जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर चुके हैं ना। अब हम एक ऐसा जनरल पॉइंट देखेंगे जो ना इसकी एक्सिस पे होगा ना ही इसकी ट्रांसवर्स पोजीशन, जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके डायपोल के मिड पॉइंट से, ना ही इस परपेंडिकुलर लाइन पे होगा वो पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ होगा? एक सपोज एक जनरल पॉइंट होगा। इस जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आज कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट किया है हमने लास्ट वीडियोस में, आप उसे भी देखेंगे पहले। ओके, तभी ये समझ में आएगा। एक्सियल पोजीशन पे पता होना चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता होना चाहिए, तभी हम इस जनरल केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक जनरल पॉइंट लेंगे, उस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल तो आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा तो आपने इसका वीडियो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज में आप फाइंड करके इसे चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी हम इसका लिंक दे देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए मान लेते हैं एक डायपोल है माइनस और पॉजिटिव, है ना। दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मान लिया हमने। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना। माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक सिस्टम है जो एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक फिक्स डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, फिक्स डिस्टेंस पे है ये। ओके, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा, है ना। आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अब हमें इसका एक जनरल पॉइंट लेते हैं कोई भी। यहाँ सपोज हमें इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ इसका क्या है, ये लाइन होगी, क्या होगी? इक्वेटोरियल लाइन होगी, है ना। इस पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। और यहाँ जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा, है ना, एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट होगा। लेकिन ना एक्सियल पोजीशन ना ही ट्रांसवर्स पोजीशन, हम एक यहाँ एक कॉमन पॉइंट ले रहे हैं, एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं P। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है आज। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें पता ही है, इस लाइन को तो हटा देते हैं, इसका तो कोई यूज़ है नहीं अभी। ओके, डायपोल का जो मूवमेंट होता है उसकी आप डायरेक्शन जानते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है ना, माइनस टू पॉजिटिव। जो डायपोल मूवमेंट होता है P, दिस इज P, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब हमें ये जो पॉइंट P है, सपोज इसके सेंटर से इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है ये पॉइंट P। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे ये पॉइंट गिवन है ना। और ये जो लाइन है ये थीटा एंगल सबटेंड करती है, थीटा एंगल बनाती है ये लाइन, और थीटा एंगल पे है ये पॉइंट। हम कह सकते हैं इसके सेंटर से थीटा एंगल पे है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है ना, किसकी वजह से? इस डायपोल की वजह से। अब इस डायपोल का जो फील्ड है ना, वो P के लिए हम तो एक्सियल P, ये जो P गिवन है इसका डायपोल मूवमेंट है, इसके लिए एक्सियल पोजीशन पे फाइंड कर चुके हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन पे फाइंड कर चुके हैं। इसी का यूज करके हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये जो P है इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स में। कैसे रिजॉल्व कर लेते हैं? देखिए लाइक दिस। और क्यों कर रहे हैं रिजॉल्व, अभी इसका रीजन हम बताएंगे। देखिए P है और ये थीटा एंगल मेक कर रहा है इस लाइन से, तो ये वाली जो लाइन होगी ये बेस कहलाएगा इसका, है ना। तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट आएगा? P cos थीटा, बिकॉज ये बेस होगा, बेस से एंगल मेक कर रहा है थीटा, कौन सबटेंड कर रहा है? P, है ना। और ये जो लाइन होगी इसमें कौन सा कंपोनेंट होगा? ये होगा P sin थीटा, है ना। अब ये हमें इलेक्ट्रिक, एक तो अब हमें दो इलेक्ट्रिक डायपोल मिल गए। एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल मिल गया हमें ये P sin थीटा, जिसका डायपोल मूवमेंट क्या है? P sin थीटा। और एक इलेक्ट्रिक डायपोल मिल गया हमें ये, इसका डायपोल मूवमेंट क्या है? P cos थीटा, है ना। तो इसके लिए ये जो P sin थीटा है इसके लिए तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाएगी, और P cos थीटा डायपोल मूवमेंट के लिए ये एक्सियल पोजीशन कहलाएगी। ओके, तो आप इसके लिए देखो लास्ट वीडियोस में आपने क्या पढ़ा था,
कि मान लीजिए ये देखिए, ये जो डायपोल मोमेंट है, मान लीजिए यहाँ कहीं नेगेटिव होगा, यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा, तभी तो एक डायपोल मोमेंट p sin थीटा हमें मिल रहा है। ऐसे यहाँ एक नेगेटिव होगा, यहाँ कहीं एक पॉजिटिव होगा, तो उसकी एक्सियल पोजीशन पे हमें यहाँ पता करना है। तो उसके लिए p cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन कहलाएगी और p sin थीटा के लिए ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाएगी। कैसे कहलाएगी अभी देखते हैं, एक सेकेंड। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो p हो गया इसका डायपोल मोमेंट, है ना। तो इसके लिए एक्सियल पोजीशन अगर मान लीजिए r डिस्टेंस पे है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है K2p/r³, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी पॉइंट p पे हम पता कर रहे हैं, 2p, p क्या है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है ना, डायपोल का मूवमेंट, ये डायपोल है। अच्छा, इसके लिए अगर मान लीजिए p की जगह ये p sin थीटा होता है, या फिर p cos थीटा ले लेते हैं, क्यों, बिकॉज p cos थीटा के लिए तो एक्सियल पोजीशन बन रही है p cos थीटा। अगर ये p cos थीटा है, ये डायपोल मूवमेंट कितना है, p गिवन था अभी, अगर ये p cos थीटा गिवन है इसका डायपोल मूवमेंट, क्योंकि डायपोल मूवमेंट तो डिफरेंट हो सकता है ना, p = 2q होता है, वो डिस्टेंस और उसके चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये जो डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट क्या है, p cos थीटा, तो यहाँ p की जगह हम क्या यूज करेंगे फिर, p cos थीटा, है ना। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो p cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, दिस। ऐसे ही हम यहां लेके चलेंगे, p cos थीटा का ये डायपोल मूवमेंट है, इसके लिए एक्सियल पोजीशन होगी यहाँ p, है ना। बिल्कुल इसको थोड़ा सा बस टिल्ट कर देना है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये p cos थीटा है ना। इसके लिए ये पॉइंट p है, दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, दिस। ओके, क्लियर है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी, और डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल पोजीशन के लिए डायरेक्शन नेगेटिव अगर इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज से हम पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल उसकी एक्सिस के अलोंग ही होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, किसकी वजह से, p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, लाइक दिस, E, है ना। इसे हम E1 कह देते हैं, क्या कह देते हैं यहाँ पे, E1। इस वैल्यू को क्या कह देते हैं हम यहाँ पे, E1, दिस इज E1, ओके, E1। तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ क्या कह देंगे, E1, दिस इज E1, है ना। p cos थीटा के लिए ये वैल्यू हो जाएगी। तो हमें ये E1 जो मिलेगा वो किसके लिए मिल रहा है, यहाँ पे p cos थीटा डायपोल मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ओके, बाकी का है हम इसे यहाँ पे हटा देते हैं इसे, है ना। लेकिन हमें E1 मिल चुका है। अब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, E1 हमें यहाँ मिल चुका है। कितना मिला है, E1 K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 2p cos थीटा अपॉन r³। ओके, E1 हमें यहाँ मिल गया है। चलिए अब हम चेक करते हैं p sin थीटा एक डायपोल मूवमेंट है ना। देखिए p sin थीटा अगर एक डायपोल मूवमेंट p sin थीटा है, ये गिवन है माइनस प्लस, अगर एक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल गिवन है, उसका डायपोल मूवमेंट क्या है, p sin थीटा। तो इसके लिए इसके ट्रांसवर्स पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ p पॉइंट मान लेते हैं, है ना। चलिए p के लिए आपने पढ़ चुका है, क्या होती है इसकी वैल्यू, E क्या होता है यहाँ पे, Kp/r³। ओके, आपको पता ही है कि ये डबल होता है और ये इसके जस्ट डबल होता है, ट्रांसवर्स पोजीशन के जस्ट डबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जस्ट इसका डबल होता है, इसका ट्रांसवर्स पोजीशन का डबल होता है इलेक्ट्रोरी या इस एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू होती है ना। तो p के लिए क्या होगा यहाँ पे, ये होगा, है ना। अगर ये p sin थीटा होता है, इसका डायपोल मूवमेंट अगर p sin थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, p sin थीटा हो जाएगा यहाँ पे, बस डायपोल मूवमेंट है ना। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ये E2 है। तो p sin थीटा के लिए ट्रांसवर्स पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, दिस, है ना। ऐसे ही ये p sin थीटा है और डायरेक्शन क्या होती है इसके, जैसे p, ये तो p sin थीटा है या फिर p है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसके जस्ट अपोजिट है ना, इस डायरेक्शन में। आप इसका ट्रांसवर्स पोजीशन वाला वीडियो आप देखेंगे तो इसके जस्ट ट्रांसवर्स पोजीशन पे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट, एंटी पैरेलल। अगर p इधर है तो E नेट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। ऐसे ही p sin थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके जस्ट अपोजिट पैरेलल, बिल्कुल एंटी पैरेलल होगा। यहाँ पे कौन होगा वो,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी किसके लिए होगी फिर वो पी साइन थीटा के लिए, इसके जस्ट पैरेलल। ओके, इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल। पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन होगा, E2। E2 मान लेते हैं ये वैल्यू क्या है, E2। तो E2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। ओके, तो इसे हम लिख देते हैं इसको प्रॉपर वे में, इसे हटा देते हैं। तो E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 कितना होगा, E2 के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, है ना। सिंपल, हमारे पास कौन था, एक पी डायपोल मोमेंट हमें गिवन था, है ना। इस पी डायपोल मूवमेंट की वजह से हमें यहाँ फील्ड पता करना था, तो हमने क्या किया, इस पी को रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट में। एक तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कॉस थीटा और एक इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा जो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये इसको हमने एक डायपोल मूवमेंट ही, इसको एक डायपोल ही मान लिया कि अगर एक डायपोल रखा हुआ है पी कॉस थीटा जिसका डायपोल मूवमेंट है, तो इस डायपोल मूवमेंट के लिए इस एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E1 क्या होगा, 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। p cos थीटा क्या है यहाँ, इसका डायपोल मूवमेंट। अगर p ओनली p होता तो इस cos थीटा को हम यहाँ नहीं लिखते। ऐसे ही p sin थीटा एक डायपोल मूवमेंट है, इसके लिए ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाएगी, बिकॉज ये बिल्कुल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है ये कंपोनेंट इसके, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसके लिए p sin थीटा के लिए ये p पॉइंट किस क्या कहलाएगा, हाँ, ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाएगी, या फिर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर पोजीशन कहलाएगी। इस तरीके से हम एक डायपोल मूवमेंट मानेंगे, उसके सेंटर से ये एक लाइन जाएगी जो परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिल्कुल इसके एंटी पैरेलल होगा। E2 उसकी वैल्यू होगी, क्या होगी वैल्यू, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। इसे हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमारा काम हो गया, अब हमें चाहिए यहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है आपको, 90 डिग्री है एंगल, बिकॉज ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था इसका, है ना, बिल्कुल ये इसके एंटी पैरेलल है और ये इसके एक्सियल पोजीशन पे है। यहाँ ये 90 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे भी ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू चाहिए, इनका रिजल्टेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट। दिस इज E नेट। मान लेते हैं किसी एंगल अल्फा पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता नहीं है कि कितने एंगल पे होगा रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में कोई एक एंगल होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेट वैल्यू जो है इसकी एक एंगल सबटेंड करेगी, भले इसे E2 से बनाए या फिर E1 से बनाए, है ना। तो E1 किसकी वजह से था, ये एक्सियल पोजीशन के लिए था, और E2 किसके लिए था, ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए था, है ना। इक्वेटोरियल किसके लिए थी, पी साइन थीटा के लिए। चलिए E नेट पता करना है हमें, तो E नेट कैसे पता करते हैं, E नेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या होता है, सबको हम वेक्टर सम लेते हैं, इनका क्या लेते हैं, वेक्टर सम। E1 प्लस E2 इनका वेक्टर सम कर लिया, लेकिन हमें तो इसकी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, E नेट का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये किसकी तरह काम करेगा, R इक्वल्स टू A प्लस बी। तो R रिजल्टेंट क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। E1 स्क्वायर पहले कर चुके हैं हम इस चीज़ को, E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, E1 और E2 के बीच का एंगल। थीटा क्या होता है, A और B के बीच का एंगल, जो AB 2AB cos थीटा वहाँ पे होता है। तो यहाँ एंगल को किसके बीच में, E1 और E2 के बीच में है। तो E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसका अंडर रूट, ओके। जब यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, E1 और E2 हम पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो E नेट कितना होगा, ये होगा E1, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे, K 2P cos थीटा अपॉन आर क्यू और इसका स्क्वायर। तो E1 को पुट कर दिया हमने यहाँ से, और E2 को यहाँ से पुट कर देंगे, प्लस K P साइन थीटा अपॉन आर क्यू, इसका स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट।
अंडर रूट दिस। ओके, तो ई नेट कितना होगा, इसे और सॉल्व करते हैं आगे। ई नेट कितना होगा, यहां देखिए कॉमन ले लेते हैं, के पी आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब, ये कॉमन है ना। चलिए, के पी अपॉन आर क्यूब, के का स्क्वायर है, पी का स्क्वायर है, आर क्यूब का भी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बाहर निकलेगा तो ये कैसे आएगा, बिना स्क्वायर के और बिना अंडर रूट के, ना, तो ये बाहर कॉमन में आ जाएगा ये। और इसके इनसाइड कौन बचेगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, आर क्यूब कॉमन में आ गया, प्लस के बाहर आ गया, पी आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये ई नेट की वैल्यू हमें फिलहाल मिल रही है। चलिए इसे को अभी और यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो के पी अपॉन आर क्यूब 4 कॉस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को भी एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा ले लेते हैं यहाँ से। कैसे कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको लिख लेते हैं हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया हमने, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज हम कैलकुलेशन को छोटी से छोटी बनाना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम हटा सकते हैं, तो हटा देना चाहिए हमें। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा 1, है ना। इस वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं, कितना होगा 1। तो ई नेट कितना होगा, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वैल्यू के पी अपॉन आर क्यूब और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इन अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, तो ये हो गया नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पोजीशन, एट जनरल पोजीशन पे ये वैल्यू हमें मिल गई है। ओके, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पोजीशन। अब एक क्वेश्चन है यहां पे हमारा E1 और E2। E1 से ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमें इसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। इसकी डायरेक्शन अब हमें पता करना है क्या होगी। देखिए डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, एंगल निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि E1 से ये अल्फा एंगल मेक कर रहा है ना, तो अल्फा एंगल मेक कर रहा है अगर ये E1 से, तो tan अल्फा, हमें ये एंगल चाहिए अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, है ना। tan में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में कौन है E2, है ना। अगर ये बेस है E1 तो ये E2 क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजॉन्टल, है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, जो ट्राइंगल बनाएंगे हम उसके लिए E2 अपॉन E1। कैसे बनाएंगे ट्राइंगल, जब ये E1 है, ये E1 है और ये E2 है आपका E2, तो ये जो E नेट है, ये E नेट है लाइक दिस, E नेट, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, अल्फा एंगल बना रहा है ना। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, जो ट्राइंगल होगा और यहाँ पे ये बेस इसका एक परपेंडिकुलर होगा, तो ये E2 होगा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, है ना, E2 हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ट्राइंगल में, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 अपॉन E1। ओके, इसे आप यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं, और सिंपल है, tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 अपॉन E1। तो कितना होगा, E2 कितना है अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, अभी यहाँ से हट गया है। E1 कितना था, E1 एक्सियल पोजीशन P cos थीटा के लिए थी, तो क्या था, K 2P cos थीटा अपॉन दिस, इसके लिए R क्यूब, जो डिस्टेंस है R, है ना, R डिस्टेंस पे ही तो था ये, और E2 किसके लिए था, P sin थीटा के लिए, और ट्रांसवर्स पोजीशन पे था, तो क्या था, P sin थीटा अपॉन डिस्टेंस का Q, है ना। यही तो थी E1 E2 की वैल्यूज। तो चलिए tan अल्फा कितना होगा, E2
के पी साइन थीटा, के क्या है ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, अपॉन आर क्यूब और अपॉन E1, E1 कितना है दिस, के 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं इस वैल्यू को। के से ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन बचेगा यहाँ पे, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 दिस 2 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है tan थीटा, tan थीटा 1/2 tan थीटा। तो tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा, tan इनवर्स, इनवर्स में चला जाता है इधर वैल्यू, 1/2 tan थीटा। तो ये होगा एंगल, इतने एंगल पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड दिस और ये डायरेक्शन इस एंगल पे। थीटा कहाँ से मिलेगा हमें, दिस इज थीटा, किस एंगल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो थीटा हमें गिवन होगा, तो यहाँ थीटा हम पुट करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी tan में, उसके बाद tan इनवर्स निकाल लेंगे उसका, तो हमें एंगल मिल जाएगा अल्फा का, जो भी वैल्यू होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो हमें इसका एंगल पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं इसका एंगल लिख देता हूँ। एंगल कितना होगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, tan थीटा दिस। ओके, चलिए अब हम इसकी एक जनरल केस तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं कि जो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था, क्या इससे उसे निकाल सकते हैं। देखिए ये थीटा जो है एंगल, अगर हम एक्सियल पोजीशन पे पता करना चाहें, यहाँ पता करना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पी पॉइंट यहाँ होता है तो थीटा इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। केसेस देखते हैं, केस 1 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। तो हमें कहाँ पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पता चलेगा हमें, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पॉइंट, पॉइंट लिख देते हैं एक्सियल पॉइंट। तो थीटा इक्वल्स टू इसमें 0 पुट करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 0, तो क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब √3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ कितना आएगा 3 + 1 4, और उसका √ कितना होगा 2। तो ई एक्सियल पॉइंट पे कितना आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब और 2p अपॉन आर क्यूब। ये आप पढ़ चुके हैं, आप इसके लिए एक्सियल पॉइंट वाला जो वीडियो है आप उसे चेक करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी एक्सियल पॉइंट पे यही वैल्यू होती है, आप इसे जानते हो, है ना। पी कॉस थीटा के लिए लाइक दिस, अगर ये कॉस थीटा होता तो यहाँ पे पी कॉस थीटा कर देते हैं। ओके, तो ये एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, है ना। अगर केस 2 देखते हैं, केस 2 इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे। अगर ये एंगल थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, अगर ये इस लाइन पे, ये जो लाइन है इस लाइन पे हमें चाहिए यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा फिर थीटा 90 डिग्री। तो ये कौन सी पोजीशन होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा या फिर ट्रांसवर्स पॉइंट होगा, है ना। तो इसके लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमें किसके लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एट ट्रांसवर्स पॉइंट या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा की जगह 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, तो cos 90 कितना होता है 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, और 1 का √1, तो क्या बचेगा ओनली kp अपॉन आर क्यूब, kp अपॉन आर क्यूब। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ओके, तो इस जनरल केस से हम एक्सियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं, है ना। तो ये होगी इसकी वैल्यू और ये होगा इसकी डायरेक्शन।
ओके, इतना तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अगर हम चलिए पता करना चाहते हैं, किसी और पॉइंट पे पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्शंस कुछ किस तरीके से आएंगी, इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं जरा। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए अब हमने इक्वेटोरियल, एक्सियल और जनरल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को ड्रॉ कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को हम ड्रॉ कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसे हटा देते हैं, इसकी जब ज़रूरत होगी तो इसे यहाँ हम लिख लेंगे। इस फिगर को यहीं ड्रॉ करते हैं। देखिए माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं और ये एक प्लस, यही तो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में। क्या क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज, ये क्या था माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का मिलके जो सिस्टम होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए हमने जो वैल्यू पता की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पता कर रहे हैं पी पॉइंट पे, है ना। पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप इसे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। दिस अगर हमें पता करना है ट्रांसवर्स पॉइंट पे, ट्रांसवर्स पॉइंट कहाँ होता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। ये किसकी डायरेक्शन है, पी, डायपोल मूवमेंट के अलोंग ही होती है किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि पी के अलोंग ही रहती है। एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे क्या होती है, वेक्टर फॉर्म हमने निकाली थी के 2p/r³ और p दिस। तो यहाँ पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, E और P एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो P और E एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, है ना। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सियल पॉइंट पे पता चल गया। अब यहाँ पता करते हैं ट्रांसवर्स पॉइंट पे क्या आया था, इसके P के जस्ट अपोजिट आया था, है ना। वहाँ पे क्या आया था, माइनस साइन आया था इक्वेटोरियल के लिए। आप इसे लास्ट वीडियोज में देखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आया था 2p/r³ और यहाँ पे p कैप। तो ये माइनस साइन क्या शो करता है, P और इक्वेटोरियल ई नेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और P अपोजिट डायरेक्शन में। P इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। P इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही चलिए इसके जस्ट अपोजिट हम एक यहाँ पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, P इस डायरेक्शन में है ना। P किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे लाइक दिस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के लिए हम पता करेंगे तो कैसे आएगी, इस P के जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये डायरेक्शन बनेगी इसकी, है ना। अब देखिए अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इस फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे आप बताइए। यहाँ पता किया हमने अभी डायरेक्शन को, क्या आई थी उसकी डायरेक्शन दिस। ऐसे ही यहाँ पता की करेंगे डायरेक्शन तो कैसे आएगी, डायरेक्शन लाइक दिस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की हम वैल्यूज पता करेंगे कैसे आएगी, डायरेक्शन लाइक दिस। इसे यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, बिकॉज इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होनी चाहिए ना डायरेक्शन, और यहाँ पता कर रहे हैं तो कैसे आएगी डायरेक्शन लाइक दिस। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, है ना। सॉरी थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ लेते हैं, चलिए सही है, लाइक दिस। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यहाँ पता करेंगे तो लाइक डायरेक्शन आएगी ऐसे करके, लाइक दिस, है ना। तो जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से ड्रॉ हो रही है, हमने ये ड्रॉ करके देखा यहाँ पे, तो इसी तरीके से तो ड्रॉ होगी डायरेक्शन। यहाँ से ये लाइक दिस, इस पॉइंट पे पता करेंगे थोड़ा सा इधर आएगी, फिर इस तरीके से ये टर्न होगी, जो डायरेक्शन है ना अलग अलग डायरेक्शन में ये जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यहाँ कैसे है, लाइक दिस। थोड़ी फिर टिल्ट होगी डायरेक्शन, यहाँ पता करेंगे, है ना, इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। तो कैसे आएगी वैल्यूज जो हैं, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, लाइक दिस, है ना। इनको एक कर्व बनाना चाहें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्सिस से लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे करके ये एंटर करेगा नेगेटिव चार्ज में, ओके। यहाँ पे ये होगी डायरेक्शन, यहाँ पे ये होगी डायरेक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रिक
फील्ड की जो डायरेक्शन है ये इसको हमने ड्रॉ किया है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से ये कर्व आ रहे हैं ना, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ एंटर करता है, नेगेटिव में। कहाँ एंटर करता है, नेगेटिव में। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और कहाँ एंड हो गया, नेगेटिव चार्ज पे। ओके, और इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो आप जानती हो, वो क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। अंदर तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ से पॉजिटिव से एंट्री किया, यहाँ नेगेटिव पे एंड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पॉजिटिव से एंट्री किया तो यहाँ नेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंड हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, ये कंटिन्यूस लाइन नहीं है, आपको देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट होके एंड कहाँ हो गई, नेगेटिव चार्ज पे। अगर ये कंटिन्यूस कब होती, अगर ये यहाँ पे आगे को भी जाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं ना। अभी ये कंसेप्ट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो यहाँ हमें इसका इंट्रोडक्शन मिल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ से इसे समझा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से हमने समझाया है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ओके, इनको हम नेक्स्ट एडवांस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक न्यू टॉपिक होगा, इसका एक स्पेशल टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फिजिक्स के लिए। ओके, जो कि पूरे फिजिक्स में यूज होता है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी और इलेक्ट्रिक्स होगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, है ना। तो हमने इनको इससे स्टडी किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना टॉर्क लगता है। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, उस टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे अब हम, कैसे वो रोटेट करता है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो रोटेट करता है अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे रखते हैं तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।